अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टोरीज़ विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुजफ्फर का एपिसोड नंबर 21 लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। मुड़े कफ और गिरेबान के ऊपरी दो बटन खोले, हजल सामियान नींद से टोलता बदन लिए हुए जिस वक्त शेरवान लौटा, चारों ओर गहरी रात थी। मार्बल के फर्श पर चांदी सजी हुई थी और सतून तारीकी में उसका मुकम्मल इरादा बिना किसी की नज़रों में आए हुए सीधा अपने कमरे में जाने का था, मगर ख्याल ख्याल ही रह गया था। जब ज़ुएब कहाँ है? हॉल कमरे से आती हुई आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। गर्दन फेरी तो अंधेरे में अंदर खरसंदा खावर मौजूद थी। वही ठहरा हुआ रवैया और बुर्दबार चेहरा। हंसी की इस्तजा से भरपूर खिलखिलाहट हंसी में बदली। जीनों के साथ टेक जोड़ते हुए उसने चांदनी के दूसरे पार खड़ी हुई सब्ज आंखों वाली औरत को देखा। ज़ुएब, आपका भी कुछ लगता है? आज ईद है हजल, कम अज कम आज सबको घर पर होना चाहिए था, और उसके बावजूद मैं भी नहीं था। मेरा तो आपने नहीं पूछा। थके कदमों से आते हुए वो नरम सोफे पर ढेर हो गया था। मैं पूरा दिन घर नहीं था बीबी जान। आपने पूछा कि मैंने कुछ खाया नहीं? मैं थका हुआ तो नहीं, जो सुबह से नाश्ता करके गया था हलक में अब तक फंसा हुआ है। उसने आप दीदा निगाहें चुराई। सुबह से मैं हमारे लिए न जाने कितने लोगों के दर पर हाजिरी दे आया हूँ। ज़ुएब अलग गायब है, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। लेकिन आपने पूछा क्या मेरा? एक जानिब आकर बैठते हुए खरसंदा ने नवासिया का सर अपनी गोद में रखा था। मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसने सर झुकाकर हजल की पेशानी चूमी। आप तो मेरे जिम्मेदार बेटे हो, जिसने कम उम्र में ही सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। जिम्मेदार हूँ तो क्या कदर की मुस्तहिक नहीं? ज़ुएब से ज्यादा आप लोगों को मेरी फिक्र करनी चाहिए। उसके पास तो माँ है, मैं तो ममता से भी महरूम हूँ। मेरी सारी मोहब्बतें और दुआएं आपके लिए हैं मेरे बेटे। मुझे झूठे दिलासे ना दे बीबी जान। मैं जानता हूँ आपको अरजान ज्यादा अजीज है। उसके बालों में खरसंदा की उंगलियां ठहर गई थी। वो मेरी नवासी है और आप बेटे। अगर कभी आपको हम दोनों में से किसी का इंतखाब करना पड़े तो आप उसी का करेंगी क्या? सीधा होते उसने बड़ा मुश्किल सवाल किया था। उसने आपको ममता का दुख बुलाया, आपको उसी को ही मुंतखब करना चाहिए। गोद में धरे हुए अपने हाथों को देखते हुए वो जवाब का मुंतजिर रहा। जब सन्नाटे ना टूटे तो वो उठकर जाने को हुआ। हजल, खरसंदा ने बेकरार सा होते हुए उसका हाथ थामा। आप दारा से शादी कर लो। सारी नींद भग से उड़ गई थी। ना कानों के सुने पर यकीन आया, ना आंखों देखे पर। उसने कमरे में चारों ओर निगाहें घुमाई, जैसे नानी ने किसी दूसरे मखलूक से फरियाद की हो। क्या हो गया है बीबी जान? अगर एक इंसान ने उसे उसके वजन पर ठुकराया है तो मतलब ये तो नहीं कि कोई उसे अपनाएगा नहीं। वो बेजार हुआ था, भला अब उसके लिए अरजान ही रही थी। मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकती। आप उसे शादी कर लोगे तो पूरी उम्र यही रहेगी। बूढ़ी औरत तड़प कर बोली थी। और उसकी जायदाद वो भी आपकी। वो जो कहने वाला था ज़ुएब को कुर्बान करें रुक गया। आपने इतने साल उसकी माँ के कारोबार को दिए हैं, बेटी से शादी करके वो सब आपका हो सकता है। बीबी जान, हजल कुछ खुफिया अंदाज में आगे हुआ था। वो खाला की सगी औलाद नहीं है तो वो जायज वारिस कैसे हुई? आप क्या ये बात भूल रही हैं? ये बात हाजरा नहीं जानती और दुनिया भी उसी लड़की को असल अरजान समझती है। उसने अंदर ही अंदर गुस्सा पिया। ये मोर महल की औरतें आज उसकी जान लेने के दर पर थीं। हमें मजीद खाला से सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। मेरा ज़मीर इस बात की अब इजाज़त नहीं देता। खरसंदा के गोया रूह खींच ली गई थी। हाजरा को मालूम हुआ तो वो पहली फुर्सत में अरजान को घर से निकाल देगी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उस बच्ची से उनसियत है। तुम्हारी उम्र ही कितनी सी रह गई है, उसने दिल में सोचा। मुझे मेरा फैसला मिल गया है बीबी जान, आप उसका इंतखाब करेंगी। खरसंदा से हाथ छुड़वाते हुए वो उठ गया। आज ये खुशफहमी भी दूर हो गई कि इस दुनिया में मेरा कोई खानदान था। माँ बाप अल्लाह ने ले लिए, बहन भाई उसने दिए नहीं, और जिस एक रिश्तेदार पर मुझे कामिल एतमाद था वो दुनिया ने छीन लिया। अलविदा खरसंदा खावर। वहां से निकलते वो बिना रुके दहलीज पार कर गया। पीछे बैठी हुई औरत खाली दामन को देखते हुए हालत समझ ही ना पाई। जो जवानी में भी ना मिल सका था, उसकी पायदारी का बुढ़ापे में भी क्या भरोसा। हजल सामियान की छोड़ी गई राह पर दबे हुए कदम उठाते हुए पीछे चले आओ और उस वक्त में ठहरो जब वो उसके कमरे से निकल गया था। कमरे के नीम खुले हुए दरवाजे से झांकते हुए अरजानदार यकदम ही ओट में हो गई। चेहरे पर यूं हाथ रखा था कि कहीं उसके सांस की आवाज भी हजल तक ना पहुंच जाए। उसने सारी गुफ्तगू सुनी थी। हाथ कांप रहे थे और जहन अलग साए साए कर रहा था। वो खाला की सगी औलाद नहीं है। उसका वजूद उस जुमले के आगे सिफर था। उसकी मौजूदगी यहाँ क्या थी? अरजान ने 23 साल इस उम्मीद में गुजारे थे कि उसकी माँ अलील बीमार है, तभी उसको रद्द करती। आज शब के अंधेरे में यह हकीकत खुली थी कि वो औरत तो उसकी माँ ही नहीं थी।
आंसू का गोला हलक में दबाए हुए वो उस कमरे से निकलते साथ ही ऊपर की जानी भागी थी। वो खाला की सगी औलाद नहीं है। मोर महल का हर सतून, तमाम दीवारें, हत्ता के फर्श भी चिल्ला चिल्ला कर उसे ये जुमला याद दिला रहा था। वो अभी ये सब नहीं सुनना चाहती थी, कम अज कम आज नहीं। वो खाला की सगी औलाद नहीं है। कमरे में आते हुए उसने उजलत से दरवाजा बंद किया और उससे टेक जोड़ते हुए लंबे खुश्क सांस भरे। सीना मसलते उसके दिल पर दबाव बढ़ रहा था। पलंग के सतून की मदद लेते हैं वो उससे जुड़कर बैठ गई। जहन पर सिर्फ एक चेहरा था। वो मेरी बेटी नहीं है। बर्तन पटकते हुए हाजरा चिल्ला रही थी। जहन में सिर्फ एक आवाज थी, मेरी बेटी अरजानदार 23 साल से लापता है। आग में उस रोज मेरा मियाँ मरा था, मगर मेरी बेटी गुमशुदा है। और जहन पर सिर्फ एक इंसान छाया था। मुझे आज पहली मर्तबा एहसास हुआ, औलाद कितनी बड़ी नेमत है। कयामत आनी नहीं, कयामत आ चुकी थी। दीवानावार चिल्लाकर रोते हुए अरजान खुद में सिमटते हुए बिस्तर पर ढह गई थी। चेहरे पर हाथ रखकर अपनी आंखें दबाते हुए वो नहीं चाहती थी ये राज किसी के ऊपर खुले। अगर उसके नाम के आगे दिलदार नहीं आना था तो किसका नाम जायज था? अगर मोरमहल उसका घर नहीं था तो वो कहाँ से थी? अगर अरजान उसका नाम नहीं था तो फिर वो आखिर कौन थी? सारा बिनते सलमान सिर्फ अपने हवाले से नहीं, वो उसकी कहानी के हर जसूर के हवाले से दुरुस्त थी। तबाही मुबारक ए बेनाम। अगला दिन शेरवान से कहीं दूर उस इमारत में आ जाओ जहां हाजरा दिलदार मौजूद थी। दफ्तर के पर्दे गिराए सरबराही कुर्सी पर मौजूद वो मेज पर रखे हुए कागजात को तिरछी निगाहों से देख रही थी, जबकि एक जानिब को रखे हुए मॉनिटर की स्क्रीन पर बेशतर रिपोर्ट और दस्तावेज खुले हुए थे। नीम अंधेरे कमरे में टीवी की आवाज गूंजते हुए खबरों से आगाह कर रही थी। जर्लिश मंसूर कत्ल केस में मिलने वाले ऐनी गवाहों ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने उस मर्द को तकरीबन 9 बजे के आसपास जाए वका पर देखा है। आपको बताते चलें कि मुलजिम रुबैद जुज्जाज मकतूला के मंगेतर के करीबी दोस्त थे। जहां कल तक रुबैद की वो धुंधली वीडियो चल रही थी, वहां अब बाकायदा तस्वीर के साथ उसकी मालूमात का भी जिक्र किया जा रहा था। एक चेहरा रुबैद का शह सुर्खियों में था और एक सामने कागज पर नुमाया था। उसकी तफसीली मालूमात में हैरान कुन बात उसका जहानत होगी, वही जहानत जिसके बल पर हाजरा दिलदार उस रोज उससे मिलने गई थी। कुछ दिन कबल पक्की ईंटों के बने हुए उस मुख्तसर से सहन का छत दरख्त की वसात ने घेर रखा था। जामनी रंग के फल जमीन पर गिरे हुए उसके छूने पर वाजे थे। तुम्हें मालूम है, जब हजल ने तुम्हें हायर किया था मुझे तब भी तुम मामूली नहीं लगे। जामुन के दरख्त का गोल चक्कर काटते हुए हाजरा दिलदार के हाथ पुश्त पर मौजूद थे। आपको मैं याद था, हालांकि हमारी तो महज सरसरी सी मुलाकात हुई थी। सहन के एक कोने में मौजूद बावर्ची खाने से आवाज आई, मुझे सहीन लोग नहीं भूलते। हाजरा ने पलटकर बाहर निकलते हुए मर्द को देखा। और तुम ना सिर्फ ज़हीन हो बल्कि खुशबख्त भी। इतनी कम उम्री में तुम अपने से दोगुने तजुर्बेकार लोगों के हम पल्ला हो रुबैद जुज्जाज। अपनी तारीफ पर वह अफसरदा सा मुस्कुराया। हाथ में मौजूद गर्म कॉफी के कप में से एक हाजरा को थमाते हुए दरख्त के नीचे रखी हुई कुर्सी पर बैठने की पेशकश की। लकड़ी की चौकी खींचकर मेज के आगे रखकर उस पर बैठते हुए वह कुछ देर खामोश रहा, फिर कप की सतह पर हाथ फेरते हुए गर्दन उठाई। आपको मेरा पैगाम मिला मैडम? मिला ना होता तो क्या यहाँ आती? 2 दिन कबल हाजरा को अपनी ऑफिस मेज पर एक भूरा लिफाफा मौसूल हुआ था, जिस पर भेजने वाले का नाम पता कुछ ना था। अंदर मौजूद कुछ अद्वियात साहब क्लिनिकल रिपोर्ट्स देखते हुए उसकी उलझनें ज़ायल न हुई, हत्ता कि उसके आखिर में जिस पर यहाँ का पता दिखाई दे गया वो आधा था, ये मुकम्मल है। भूरी कमीज की जेब से एक पेन ड्राइव निकालते हुए हाजरा के आगे धरी औरत ने महज तिरछी निगाह डालना जरूरी समझा। आपको यकीनन मेरी बात सुनकर धचका लगेगा, मेरी ईमानदारी पर सवाल भी उठाएंगी, मगर सच ये है कि वो तमाम रिपोर्ट्स जो मैंने आपको भेजी थी वो जाली हैं। कंपनी के जो फंड्स और पैसे ट्रायल्स पर खर्च होने के लिए हैं वो वहाँ इस्तेमाल नहीं होते, और दवाइयाँ मंजूर करवाने के लिए हजल काफ़ी अरसे से अस्पतालों से मरीजों का डेटा खरीद रहा है और फिर उन्हीं के जरिए नकली रिपोर्ट्स बनाकर दवा की मंजूरी करवाता है। रही बात पैसों की, तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। तुम्हें मालूम है तुम एक वक्त में कितने इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? इब्तदा तुमने मेरी कंपनी से की, फिर दवा की जांच पड़ताल करने वाले हुकूमती इदारे, फिर सरकारी और निजी हॉस्पिटल, और आखिर में मुल्की कानून। ये तनकीद का नज़रिया है। अगर आप खैर ख्वाही की नज़र से देखें तो वाज़े है मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। वो ट्रायल रिपोर्ट्स जारी है, ना वो रजाकार असल में है और ना ही वो नताइज। खुद से ऊंची निशित पर बैठी हुई औरत को देखते हुए उसने शहादत की उंगली और अंगूठे से ऐनक दुरुस्त की। मसले की बात यह है कि उन तमाम कागजात पर आपकी मंजूरी का ठप्पा भी लगा हुआ है।
تو تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اتنی بیوقوف ہوں کہ اصل نقل کا فرق نہیں کر سکی؟ حاضرہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا۔ میں آپ کو بیوقوفی سے بچا رہا ہوں میڈم، ریجینکس ابھی مکمل تیار نہیں ہوئی، مگر حزل پھر بھی اسے مارکیٹ میں لانا چاہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے نام اور ساکھ کسی کی خراب ہوئی تو وہ آپ ہیں، وہ تو ایک ملازم ہیں۔ یہ گھر ہے تمہارا؟ حاضرہ نے اسے کاٹتے ہوئے اطراف میں اشارہ کیا۔ ہائیڈ آؤٹ؟ میں اس وقت چھپا ہوا ہوں۔ لیکن تم تو سابقہ کئی دنوں سے ریسرچ سینٹر میں ہو۔ وہ کچھ اور کہنے والا تھا، حاضرہ کے دو بدو سوال پر بدمزہ ہوا۔ بات کو مت بدلے میڈم، حزل کے ارادے ہم دونوں کی محنت ضائع کر دیں گے۔ حاضرہ کافی کا کپ دھرتے ہوئے کچھ آگے ہوئی۔ بہت مرتبہ بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کابینہ خیانت کار ہیں، مگر وہ خاموشی سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا تاج محفوظ رہے، چاہے رایا پٹ کر مر کیوں نہ جائے۔ اس کی تلخی نے حاضرہ کو چپکی مار ماری۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے آپ سے امید لگائی میڈم، مجھے لگتا تھا آپ کی اولین فوقیت اپنے عہدے کے ساتھ وفاداری ہے، لیکن ثابت ہوا کہ حزل آپ کا ہی خون ہے۔ ہر با اثر شخص کی طرح جب تک آپ محفوظ رہیں گی تب تک راوی چین ہی چین ہے، بھلے ہی آپ کی حفاظت کے لیے کتنے بے اثر لوگوں کی جانیں چلی جائیں۔ HSK میں کتنے کامیاب لوگ ہیں، کیا وہ تمام ایمانداری سے بنے ہیں؟ اپنی خجالت چھپاتے ہوئے وہ برہم ہوئی۔ مالک تو ایماندار ہے نا؟ حاضرہ کا اعتماد ریزہ ریزہ ہو گیا، اپنی بھولی بسری بات ذہن میں یاد دہانی بن کر گونجی۔ یہ دواخانہ میں نے اور دل نے بہت امید کے ساتھ کھڑا کیا تھا، اس سے ملنے والا افاقہ ہی دل کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تم اس میں کوئی کبھی ہیرا پھیری نہ کرنا، کوشش کرنا کسی کو نقصان نہ ہو، اور نہ ہی کوئی بےمانی کرنا۔ حاضرہ کے دل میں ہوک سی اٹھی، مردہ ضمیر کی آواز رفتہ رفتہ بلند ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت ملک میں دوا کے نام پر کیا فروخت ہوتا ہے، میں ہر اس جھوٹ سے واقف ہوں جو یہاں کی عوام کو بیچا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی انگلیاں ہماری جانب بھی اٹھ رہی ہیں، ان کے ہم سے بھی کئی سوال ہیں۔ تم دوسروں جیسے نہ بننا، بے ایمانی کے جھنڈ میں تم اپنا ایمان قائم رکھنا۔ میں نے حزل سامیان کی کرپشن اور اعمال کی تمام تفصیلات اس پین ڈرائیو میں محفوظ کر دی ہیں، دیکھیے گا، اور اگر یقین آیا تو مجھ سے رابطہ فوراً کر لیجیے گا، اس سے پہلے کہ کبھی رابطہ نہ ہو پائے۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے حاضرہ کا خالی کپ اٹھا لیا۔ اور اگر میں کبھی حزل کے پاس جاؤں اور اسے ہماری ملاقات کا بتا دوں تب، یا کھڑے کھڑے تمہیں فائر کر دوں تو؟ ربید نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ خالہ اور بھانجے میں اتنی محبت ہوتی تو مجھ سے ملنے کے بجائے آپ اس کی طرف جاتی۔ حاضرہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا، حقیقت کے آپ سے دھلتے اس کی نیت میں کھوٹ کا ہر خلا بھر رہا تھا۔ خاموش نظروں سے اس پین ڈرائیو کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ایک ہی جملے کی باز گزشت ہوتی رہی، بے ایمانی کے جھنڈ میں تم اپنا ایمان قائم رکھنا۔ حال میں آؤ تو وہ دفتر بھی نیم اندھیرے میں تھا، صبح کے دھوپ پردوں سے جھانکتی اس کی برس زدہ وجود پر ٹھہر رہی تھی۔ میز پر وہ تمام کاغذات موجود تھے جو ربید نے اسے بطور ثبوت دیے تھے۔ وہ پڑھتی جاتی، اس کا تکبر ٹوٹتا جاتا، وہ اندازے لگاتی اور اپنے ہی وجود سے گھن آتی۔ یہ کچھ ماہ نہیں، کئی سالوں کی بددیانتی کے دلائل تھے۔ اپنی دانش مندی پر اندھا اعتماد اسے لے ڈوبا تھا، اور پاتال میں اتنی گہرائی تھی کہ اپنی آواز بھی گونج نہ پائے۔ بے ایمانی کے جھنڈ میں تم اپنا ایمان قائم رکھنا۔ اسے ہر سمت سے حزل کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ حاضرہ دلدار کا وجود کچھ اور چھوٹا ہوا۔ قیامت ٹلی نہیں تھی، بس 2 دن آگے بڑھ گئی تھی۔ تاجدر کے باہر پولیس کی گاڑی ہم وقت ہی موجود رہتی تھی۔ ربید جزاز اب بھی لاپتہ تھا۔ گھر کا کوئی فرد باہر جاتا تو ایک افسر اس کی طاق میں رہتا۔ انٹرویو کی غرض سے مختلف نیوز چینلز ان کے نمبر پر کال کر چکے تھے، چند ایک گھر تک بھی چلے آئے تھے۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں کی ٹوہ الگ۔ ربید تو ایسا نہیں تھا، تینوں بچوں میں سب سے سلجھا ہوا اور عقل مند وہی تو تھا۔ عورت کو تبھی تو فتنہ کہا گیا ہے، اچھے بھلے مرد کی عقل کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ ٹی وی چینلز پر بھی چلا چلا کر جالش قتل کیس کے متعلق خبریں پھیلا رہے تھے۔ اس کے ماضی سے لے کر اس کی بہن بہنوئی کے انٹرویو تک ہر چینل پر یہی تذکرہ تھا۔ فرق یہ تھا کہ اب ملزم ربید جزاز کے تعارف میں HSK کو جوڑا نہیں جا رہا تھا، اور اضافہ یہ تھا کہ اب ملزم ربید جزاز کا چہرہ ہر نیوز چینل کی زینت تھا۔ یہ چہرہ تو دیکھا دیکھا ہے۔ درمیانی میز کو پوچھتی ہوئی ملازمہ کی نگاہیں ٹی وی کی اسکرین تک آئی تو بے اختیار ہی زبان سے پھسلا۔ سامنے ربید کا چہرہ شہ سرخیوں کے ساتھ دکھایا جا رہا تھا۔ یہ جو میز پر دھول ہے یہ بھی دیکھی دیکھی ہے۔ اندر آتی نینا کے طنز پر ملازمہ سٹ پٹائی۔ اس سارے میں تسبیح کرتی خرسندہ خاور بے معنی گہری نظروں سے ربید کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں کھٹکتی بات اس کی خاموشی سے واضح تھی، اگر جو کوئی سمجھ جائے۔ میرا بیٹا 4 دن سے غائب ہے بی بی جان، اور یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ آپ کا حزل 4 گھنٹے کال نہ کرے تو آپ کی سانس اکھڑنے لگتا ہے۔
स्क्रीन के सामने आकर खड़े होते हुए नैना चिल्लाई। रुबैद के चेहरे पर तस्करा सभी कर चुके थे। जितना इस घर के लिए हजल करता है इतना ही मेरा बेटा भी करता है, फिर इसकी कदर क्यों नहीं? अगर यही सब अरजान या हजल के साथ हुआ होता तो आप क्या करते? बताया तो है हजल ने कि तुम्हारा बेटा शहर से बाहर गया था और अब गायब है। वो भी भाई के लिए परेशान है, ढूंढ रहा है उसे। उस रात के बाद से हजल खरसंदा की कॉल्स नजरअंदाज कर रहा था। यहाँ रुबैद और ज़ुएब के चेहरों की ममासलत बुढ़िया के हलक का कांटा बने हुए थी। शहर से बाहर ढूंढ रहा है ये सैयारे से बाहर। परेशानी का ढोंग रचाकर वो आपको मुतमईन कर सकता है, मुझे नहीं। ज़ुएब सालों से यही करता आ रहा है नैना, कि बिना बताए दिनों तक गायब रहेगा। दलिये में चम्मच चलाते हुए अरजान की नजरें झुकी रहीं। सब उसकी अफसरदगी की वजह ज़ुएब को माने बैठे थे, हकीकत कौन जाने। और तुम पहले तो कुछ नहीं कहती थी, इस बार इतना वावेला खड़ा करके हमारी जान आजाब में मत डालो। हजल ने कह दिया है, हजल ने कह दिया है, हजल ने कर दिया है। हजल 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 मेरा बाप लगा है जो उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लूं। चिल्लाते हुए उसने माँ की बात काटी। आपका नवासा मेरे बेटे को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये बात मैं साबित करूंगी। उंगली लहराते हुए चबा चबा कर कहा। जवाब में खरसंदा मजीद कड़वा बोली। उनके बहस में अरजान फटी निगाहों से दलिया को घूरती रही थी। उसका जहन बात बात पर भटक जाता था। इस वक्त भी जिस्म यहाँ था मगर दिमाग वो। सॉरी यार, मैं कॉल बैक नहीं कर सकी, दरअसल मेरा शोहर आया हुआ है इंग्लैंड से। बिस्तर पर रखे हुए स्पीकर फोन से आती हुई अमल की आवाज मसरूफ और घबराई हुई थी। ईद और दावतों की मसरूफियात के बीच टाइम नहीं मिला। तुम सुनाओ, अब तबीयत कैसी है? अरजान खामोश रही। वो 2 दिन से रोती रही थी और आंसू थे कि खुश्क न हुए थे। खिड़की से आती हुई मुख्तसर रोशनी को घूरते हुए उसका बहता हुआ आंसू फोन के स्पीकर पर ठहरा। अमल, वो मिनमिनाई, क्या हम मिल सकते हैं? दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मुझे मालूम है तुम रहीम यार खान से यहाँ नहीं आ सकती, मगर मैं तो वहाँ आ सकती हूँ ना, मुझे मिलना है तुमसे। ये इल्तिजा नहीं थी, एक खाली झोली वाली का हुक्म था जिसे अपनी जिंदगी में मौजूद उस वाहिद हकीकी रिश्ते पर मान था। कुछ हुआ है? नहीं, लेकिन बहुत जल्द कुछ हो जाएगा। तुम्हें मालूम है ना, तुम मुझे सब बता सकती हो। वो अरजान की करीबी तरीन दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड। मुझे लगता है मेरे पास कहने को इतना कुछ है कि सुनते हुए सदियां गुजर जाएंगी। मैं तुम्हें सदियों तक सुन सकती हूँ दारा। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ये सुनने की देर थी। जो आंसू रोक कर रखे हुए थे वो ऐसे बहे थे कि उनके बीच हर दुख, हर किस्सा, हर राज पर से पर्दा उठ गया। अब अमल जवाद अरजान दिलदार के मुतालिक सब जानती थी, सिवाय इन बातों के जो किसी अपने ने बताने से मना की थी। 3 दिन से घर में बंद वो बरीरा की मालूमात पर सबूत ढूंढ रही थी और यहाँ मालूमात खुद चलकर घर तक आ पहुंची थी। दालान की खिड़कियों से नजर आते हुए मंजर को देखते हुए अंदर से आती हुई मरजान बेइख्तियार छिटकी। नीले और सफेद इम्तिजाज के कुर्ता शलवार पर नजर का चश्मा लगाए हुए हजल सामियान ने वहीं से दोस्त को हाथ हिलाया। जब औरत कुछ देर तक ना हिली तो उसने खिड़की पर दस्तक देते हुए उसे दरवाजा खोलने का कहा। तुफैल साहब से HSK और NSHC के दरमियान हुए पिछले 8 साल के तफसीली रिकॉर्ड मांगने के बजाय तुम मुझे कॉल कर देती, मैं पलंग झपकने से पहले ले आता। दरवाजा खोलते ही उसने फाइल का पलंदा मरजान के हवाले किया और गाड़ी में बैठते हुए मुलाजिम को इशारा किया। क्या हुआ है कोरल, तुम इतने दिन से गायब हो और तुम्हारी मुलाजिमा को कॉल की है तो मालूम हुआ है कि डॉक्टर साहिबा की तबीयत खराब है। खुद ही अंदर आते हुए हजल ने उसके पुरसोच चेहरे को फिक्र से देखा। मैं मसरूफ था, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी खबर ही ना दो। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट का पास्ता, और ये लो। गाड़ी से निकलते हुए मुलाजमीन ने अंदर से आती हुई मुलाजमा को खाने से समीत सुर्ख गुलाब का भारी गुलदस्ता थमाना चाहा, जो बीच राह में ही हजल ने उचक लिया। ये किस खुशी में? फाइल एक जानिब रखते हुए उसने बेदिली से गुलदस्ता थामा। क्या सारी बातें खड़े होकर ही करोगी? आ जाओ, बाग में बैठते हैं। मौजू बदलते उसने मामूल की तरह ही दोस्त को बाजू से घेरे में ले लिया था। मरजान ने बमुश्किल खुद को उस कलम से ढकने से रोका। मुमकिन कोशिश करते हुए उसने अपनी तफ्तीश खुफिया रखी। अपने अमले और दोनों के मुश्तरका रफ़्क़ा पर उसे कतई एतबार ना था। चुनांचे हेल्थ केयर में बिकती हुई कुछ अद्वियात को खुफिया तौर पर जांच पड़ताल के बाद जो नतीजे सामने आए थे वो मरजान के चेहरे पर चट्टाकदार चपेट की मानिंद लगे। फिरोज दुरुस्त था। आपने बरीरा को क्यों जाने दिया बिनते शहीर? शिकवा के मुआमा तले छुपा तंबी सवाल मरजान को खींचकर हाल मिलाया था। हजल का बाजू अब तक उसके शाने पर फैला हुआ था। हाथों में मौजूद गुलदस्ते को ऐसी सख्ती से जकड़े हुई थी कि उंगलियां सफेद पड़ गई थी। मैकानिकी अंदाज में चलते हुए वो बाग का न जाने कितना चक्कर लगा रहे थे।
तुम जानती तो थी कि उसे वहाँ क्यों रखा गया है, फिर भी मुझसे मशवरे के बिना तुमने उसे जाने कैसे दिया? मरजान के पाँव की एड़ियों तक सनसनाहट हुई। कहीं तुम्हारे दिल तो नरम नहीं पड़ गया? उसका कुछ सामान मेरे घर रह गया था, वापस करने गई तो उसके माथे पर चोट देखकर मुझसे रहा ना गया तो वापस भेज दिया। तो यानी दिल की नरमी थी। तुम्हें क्या लगा? आहिस्ता से उसका हिसार दूर करते हुए मरजान ने आबरू उठाए। मुझे लगा तुम खफा हो मुझसे, तभी मेरी मदद के बजाय मुखालिफ हो गई। अगले ही लम्हे अफसरदगी से कहते हुए उसने मरजान के हाथों की उंगलियां थामी। मुझसे लड़ लिया करो, सवाल कर लो, मगर मुझसे नाराज मत हुआ करो। मेरे पास रिश्तों के नाम पर लोग ही कितने हैं, और दोस्तों के नाम पर तो शायद तुम्हारे सिवा कोई नहीं। कत्थई अच्चों वाले मर्द ने गुलदस्ते से फूल तोड़ा। मैं तुमसे खफा नहीं थी हजल, मेरी तबीयत खराब थी, बताया तो था नाजो ने तुम्हें। मरजान की आवाज़ हल्की थी। फिर तो मेरे पैगामात क्यों नहीं देख रही थी, और ना ही तुमने मेरा भेजा हुआ जोड़ा ईद पर पहना। कम ऑन हजल, तुम बच्चे हो जो ऐसी बातों पर नाराज हो रहे हो। नखवत से हाथ छुड़वाए। वो आदमी कौन था? फूल उसके बालों में लगाते हुए हजल ने भूरी आंखों में झांका, नजरों के तासीर से मुकाबिल को पत्थर किया। वही जिसको तुमने जवाब दिया था जब मेरे साथ कॉल पर थी। मरजान चंद सानिया उसे देखती रही और अगले ही पल हकारत से उसका हाथ झटक दिया। अव्वल तो मुझे मालूम नहीं तुम किस कॉल्स की बात कर रहे हो, और दोम, अगर कोई आदमी भी था तो तुम पूछने वाले हो कौन? तुमने ही तो कहा था जिस दिन कोई मिल जाएगा उस दिन मुझसे रिश्ता तोड़ दोगी। कहा तो तुमने भी था कि मैं दिल हूँ, जख्मी भी कर गई तो छोड़ोगे नहीं। हजल चंद सानिया गुलाब उंगली में घुमाता रहा, फिर गर्दन हिलाते हुए फुल वेस्ट कोट की सीने वाली जेब में सजा लिया। हम दोनों के बीच क्या है? सीने पर बाजू बांधे हुए उसकी मुकम्मल तवज्जो सामने खड़ी औरत पर थी। तुम सिर्फ मेरे दोस्त और कारोबारी साथी हो, अगर कोई गलतफहमी है तो दूर कर लो। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की गुंजाइश नहीं। मरजान की धड़कन खामोश हुई। उसकी छठी हिस्स चिल्ला चिल्लाकर एक बात की जानिब इशारा कर रही थी। वो जानता है, वो जानता है, बाखुदा वो तुम्हारे इरादे जानता है। मुद्दे पर आओ। चंद पल की खामोशी रही, फिर रूह खींचने का सवाल हुआ। तुम फिरोज से क्यों मिली? बाग की चेचाहटें मरजान को खतरे का शोर लगी। घास दलदल बन गई और फिजा उस पर तंग हुई। हजल चलकर कुछ कदम आगे आया। कई लोगों ने तुम्हें और उसे कॉन्फ्रेंस के बाहर देखा था। तुम इतनी बेवकार औरत हो कि जिस मर्द ने पूरी दुनिया के आगे तुम्हारी शनाख्त पर तोहमत लगाई थी, कुछ साल बाद तुमने उसी से दोस्ती कर ली। वकार तो कब का जख्मी हो चुका है हजल सामियान, अब जो रहा है वो महज एक पछतावा है। चिल्लाने पर जबर करते हुए वो मुस्कुराकर बोली और गुलदस्ता मेज पर उछाल दिया। अगर तुम आइंदा उस मर्द से मिली तो मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि ये पछतावा तुम्हें रोज हो। उसने मरजान के कंधे पर फैले हुए बाल दुरुस्त किए। तुम मेरी दोस्त हो, तुम कैसे उस इंसान से बात कर सकती हो जो खुले आम मेरा दुश्मन है? कम आज कम वो दुश्मनी खुले आम तो करता है। जहाँ मरजान के चेहरे पर तंज था वहीं हजल उलझा हुआ। ये तुम क्या? तुमने मेरा और मेरे एतबार का इस्तेमाल किया है हजल। मुझे इतना अरसा लगता रहा था कि तुम मजलूम हो और रुबैद मुजरिम। तुमने मुझे इतना नाकाबिले भरोसा समझा कि हकीकत छुपाई। मरजान उसकी बात काटते हुए तासुफ से बोली, मैंने तुम्हारे हर गुनाह पर पर्दा डाला। मेरे अस्पताल में कितनी बार तुम्हारी दवाइयों की वजह से मरीज मरे, मगर मैंने बात कवर कर ली। वो माया गुलजार वाले सारे किस्से में भी मैंने तुम्हारा ही साथ दिया, फिर भी तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। इतने साल की दोस्ती का ये सिला दिया है तुमने। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं उसकी बहन भाई से मिली थी, मैंने असली कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। मुझे गर्ज नहीं कि तुम उसके साथ क्या नाइंसाफी करते हो, मगर जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उसके बाद तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। बज़ाहिर नहीं मगर अंदर ही अंदर हजल ने शुक्र की सांसें ली थी, यानी ये औरत अभी भी उसी के हाथ में थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, तुम मुझसे खफा हो। क्या अब मुझे नाराज होने की भी इजाजत नहीं? तमस्खर और हैरत का मिला जुला जज्बा लिए हुए उसने शिकवा किया। इजाजत है, लेकिन तुम्हारा दिल दुखाने की सजा इतनी कम नहीं होनी चाहिए। जेब से फूल निकालते हुए उसके बालों में टिकाना चाहा जब मरजान उकताकर पीछे हुई। मैं कुछ दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, तुम तब तक मेरी सजा सोच लेना। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम का ईंधन बनो जब तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। मेहमान को वहीं छोड़ते हुए मरजान पिछले दरवाजे की ओर बढ़ गई थी। उसकी नजरों की तपिश से आजिज वो तेजी से जीना टाप कर आई और कांपते हाथों से क्लिनिक को ताला लगाया। उस लत से अंदर आते सारी बत्तियां जलाते वो दीवार का सहारा लेते हुए राहदारी में आगे बढ़ी। ये मैदान जंग में खड़ी हुई मरजान से मुख्तलिफ औरत थी।
कमरे में दाखिल होते हुए वो किसी सहमी हुई चिड़िया की मानिंद अपनी पुश्त को देखती रही। सीना थपकते वो दीवार के साथ लगी हुई आहिस्ता से ढह गई। खुद पर तारी कपकपी को कम करते हुए मरजान ने अपना कांपता हुआ वजूद बाजुओं में भींस लिया था। दीवार पर लिखी कौनो कव्वामीना बिलकिस्ती इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ कि आयत तले हुए लेटते हुए मेज पर रखे हुए फोन से बेनियाज थी। बाबा सरदार के नाम का नंबर बज बज कर कोई 7वीं कॉल कर चुका था, मगर मरजान तो यहाँ थी ही नहीं। जहन अज़दवाजी 4 साल कबल की याद दोहराने लगा था, जब इंकशाफ की नहुसत से पहले उसकी जिंदगी पुरअमन थी। माजी एबटाबाद में वाक़ ये एक खूबसूरत गोल्फ क्लब था। साफ सुथरी घास जिसके चारों अतराफ बुलंद पहाड़ियाँ और धुंधले बादल थे। यकीनन सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए तो मुझे नहीं बुलाया? ये सवाल नहीं, इजहार था, जिस पर सफ़ेद पीकेप समीत सफ़ेद दस्ताने चढ़ाए हुए हजल सामियान खुलकर मुस्कुराया। गोल्फ की छड़ी थामे सफ़ेद आधी बाजू वाली शर्ट और सफ़ेद पतलून उसकी सांवली रंगत पर भली लग रही थी। जहाँ तुम हो वहाँ मेरा फोकस कहाँ रहता है? पीकेप जरा सा खिसकाते हुए हजल ने गर्दन के पार देखा। पुश्त पर बाजू बांधे हुए और सियाह आधे बाजू वाली शर्ट में मलबूस मरजान शहीर उसी की जानिब चली आ रही थी। भूरे बाल फ्रेंच चोटी में बांधकर सुर्ख पीकेप को खुद को धूप से बचाने के लिए पहनी हुई थी। मुझे तुम्हारी 90% बातों का एतबार नहीं, करीब आकर रुकने पर खफगी से कहा। उन पर होना अहम भी नहीं है, सिर्फ उन 10% बातों पर एतबार होना जरूरी है जो तुम्हारे लिए मखसूस है। हजल सामियान की दिलकश मुस्कान अब भी बरकरार थी। दोनों भूरे चश्मे पहने अपनी आंख एक दूसरे से छुपाए हुए थे। क्या मेरा जिक्र तुम्हारी बातों का सिर्फ 10% है? तुम वाहिद हो जिसके पास मुकम्मल 10% है, वरना बाकियों के नसीब में तो महज बंटवारा है। एक तरफ ठहरी हुई गोल्फ कार के जानिब बढ़ते हुए मरजान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसको देखते यकीनन हजल की खुद एतमादी अरूज पर पहुंच जाती। मेरे साथ मैच लगाएंगे डॉक्टर साहिबा? तवाना बाजू कसते हजल ने चारों ओर निगाहें दौड़ाई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया MPA साहब। सफेद दानेदार बाल को रुमाल से साफ करते हुए मरजान वापस आई। क्या सिर्फ मैच खेलने के लिए बुलाया है या कोई खास काम है? क्या हम कुछ देर के लिए कारोबारी रफाकत से निकलकर सिर्फ दोस्त बनकर बात कर सकते हैं? हजल सामियान के लहजे में ऐसी इल्तिजा थी कि मरजान गहरी सांस भर कर रह गई। यहाँ हजल ने खुद को ढीला छोड़ते हुए गेंद पर हमलावर होने का मकाम संभाला, वहीं मरजान ने फिक्रमंद लहजे में अपनी तशवीश का पिटारा खोल दिया। तुम्हारी कंपनी का दिवालिया होने वाला है। मुल्क भर के वो लिबरल नौजवान जो कल को तुम्हारे नाम की तस्बीह करते थकते नहीं थे, अब ह्यूमन राइट्स के बैनर्स उठाए हुए तुम्हारी फैक्ट्रीज के आगे हड़ताल कर रहे हैं। हजल ने शॉट मारी तो गेंद हवाओं से बातें करते हुए निगाह से ओझल हो गई। ये वो दौर था जब फिरोज और हजल का तनाज़ा खासा गर्म था। मरजान को अभी इस सब में नहीं घसीटा गया था। गैर मुल्की इन्वेस्टर्स तुम पर से हाथ खींच रहे हैं और पाकिस्तानी सरमायाकार तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ज़ोएब ने अलग तुम्हें मुसीबत में डाला हुआ है। सूबाई असेंबली तुम्हारे खिलाफ बिल पर बिल पास करवा रहा है। ड्रग अथॉरिटीज़ अलग वारंट निकाल कर तुम्हारी दवाइयों और प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम करने पर लगे हुए हैं। और हजल सामियान तुम? वो बिना रुके बोलती गई। उसे अपने दोस्त की बर्बादी की दोस्त से भी ज्यादा फिक्र थी। दूसरी तरफ दोस्त माथे पर हाथ का छज्जा बनाए हुए अपनी गेंद तलाश कर रहा था। आओ आगे जाकर मेरी बॉल लेकर आए। नरमी से मरजान की कोहनी पकड़ी तो वो बिगड़ गई। अभी जो आधे घंटे का मैंने भाषण दिया है वो तुमने सुना भी है? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ हजल सामियान खक। तुम बर्बाद होने वाले हो, सड़क पर आने वाले हो। उसकी जर के जवाब में हजल ने सफेद गोल्फ स्टिक कोहनी में फंसाई और मरजान को कोहनी से थामते हुए मध्य मुकाबिल किया। मैं एक जान हूँ कोरल, और मुझ पर इतने मसाइल हैं। मैंने यहाँ तुम्हें मरहम बनने के लिए बुलाया है और तुम हो कि उल्टा जख्म उधेड़ रही हो। बेबसी और मायूसी उसके लहजे ही नहीं तासुरात से भी नुमाया थी। मरजान का सर एकदम ही मारे नदामत के झुक गया। हमदर्दी करते हजल ने टोपी की मदद से उसका चेहरा बुलंद किया। वो आम बोर्ड में उसके कंधों से कुछ नीचे आती थी। तुम्हारी गर्दन झुक जाएगी तो हजल सामियान ढह जाएगा। तुम इस दोजख में मेरी वाहिद दोस्त हो, मेरी बैकबोन, मेरा मनपसंद सहारा। उसकी कोहनियों को जरा सा दबाते हुए यकीन दहानी करवाई। भूरे चश्मों के पार हजल की आंखें मरजान की पहुंच से दूर थी। वो आसूदगी से मुस्कुराई तो उसे देखते ही हजल ने भी इत्मीनान से होंठ फैला दिए थे। कुछ 1-2 मैच लगाने के बाद अब वह गोल्फ क्लब के अंदर मौजूद थे। सुरमई पत्थर और भूरी लकड़ी से बना हुआ वह मजबूत हट मसनूई गरमाइश से भरपूर था। आफताब की रोशनी अब कम हो रही थी, बावजूद इसके यहाँ घूमते और खेलते अफराद की तादाद कायम थी। ऐसे में एक तरफ ठहरी हुई उनकी गोल्फ कार की डिक्की से झांकते हुए बस्ते पर हिंद से कुंदे हुए थे। मटियाले सब्ज और सफ़ेद रंग के बस्ते पर
सब्ज धागों से HSK दर्ज था। उस सवारी से नजर हटाओ तो नजदीक ही सुरमई मार्बल की सीढ़ियों पर वो दोनों मौजूद थे, हाथ में चाय का डिस्पोजल कप उठाए हुए, सफेद शर्ट पतलून में MPA हजल और उससे एक सीढ़ी ऊपर टांग पर टांग चढ़ाए हुए सुर्ख सिया के इम्तिजाज वाली थेरेपिस्ट मरजान। चाय अच्छी है, हजल ने मुख्तसर सा घूंट भरा, लेकिन तुम्हारे हाथ वाली बात नहीं। तौसीफी निगाहों से अपनी दोस्त को देखा जो सूरज की मिटती हुई किरणों को पहाड़ पर फैलता हुआ देख रही थी। तुम इस सब से कैसे निकलोगे हजल? सरगोशी नुमा अंदाज जैसे वो खुद से गोया हुई। हजल गर्दन झुकाते हुए उसके इखलास से महजूज हुआ था और फिर एक सीढ़ी का फासला टापते हुए ऐन उसके रूबरू जम गया। मेरे पास एक बिजनेस प्लान है। मरजान ने आंख के किनारे से उस पर एक गैर मुतासराना नजर डाली। हजल जोश से कदरे मान हुआ था। दोनों का फायदा है इसमें यार, तुम सुनो तो सही। मरजान की टेक छुड़वाते हुए रुख मुकम्मल अपनी जानिब किया। गर्म भाप उड़ाता हुआ कप अब उसके कदमों के करीब बेयारो मददगार मौजूद था। मैं अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी तले एक नई शाख खोलने का सोच रहा हूँ। प्रोजेक्ट नूर हयात, एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट कैंपेन जिसमें उम्र घटाने की मुख्तलिफ अशिया होंगी, गोलियाँ, क्रीम, ट्यूब, ट्रीटमेंट्स, सिरप। मरजान की गोल नच से सजी हुई नाक नासमझी से सुकड़ी। प्लास्टिक सर्जरी का क्लिनिक जहाँ दवाई और तबीब मेरे होंगे मगर मरीज तुम्हारे। मरजान ने झुकते हुए उसकी छोड़ी हुई चाय उठाई। तुम पहले ही एक छोटी सी कॉस्मेटिक और स्किन केयर की कंपनी लॉन्च कर चुके हो, अब ये सब करोगे तो क्या पिछले 2 की साख का नुकसान नहीं होगा? ये नई नस्ल जो तुम्हारी बनाई अशिया का इस्तेमाल करके हम वतनी होने पर फख्र करती है, वही थूकेंगी तुम पर कि कैसे तुम नन्हे दिमागों में प्लास्टिक सर्जरी का कीड़ा डाल रहे हो। हजल ने मरजान को यूं देखा जैसे डॉक्टर को खुद किसी दिमागी इलाज की जरूरत थी। कम ऑन लेडी रेड, तुम क्या 19वीं दहाई में रहती हो? आजकल तो बंदे के पास जरा पैसा क्या आ जाए वो भागम भाग होठियां गाल पर फ्लैश डलवाने के लिए बोटॉक्स करवाने जाता है। लेकिन तुम्हारे हालिया प्रोजेक्ट का स्लोगन क्या था कि तुम उन प्लास्टिक और सिलिका के टीकों का खात्मा करोगे, ऐसी दवाई की तकलीफ करोगे जिन्हें खाने के बाद ना चेहरे पर झुर्रियां आए ना ही जुल्फों में चांदी। मुझे अफसोस है कि तुम इतना पढ़ लिख कर भी ये सोचती हो कि इंसान का उसके जिस्म पर इख्तियार नहीं। आपका पैसा, आपका चेहरा, जो मर्जी जब मर्जी करवाओ, उसके साथ रोकने वाले सिर्फ हासिदीन होते हैं। मरजान ने कप खाली करते हुए दोनों हाथ में थामा जो हजल ने उसके हाथ से लेते हुए कूड़ेदान की जानिब उछाल दिया। तुम क्या प्लास्टिक सर्जरी को तरगीब देते हो? मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन को तरगीब देता हूँ। जात की खुशी खालिक की खुशी से बढ़ जाए तो इंसान हदूद भूल जाता है हजल। तुम और मैं तो अरसा हुआ हर हद पार कर चुके हैं। मरजान शहीर को लगा ढलते शम्स की रोशनी उसके वजूद को भस्म कर गई हो और फैलती हुई राख से मांस गलने की बू आई हो। और अब जब हर हदूद पार हो गई है तो वापसी की कोई राह नहीं बचती। बेहतर है कि हम उसी के दूसरी सिमत अपना महल बनाएं। उसका दस्ताने से खाली हाथ अपने दस्ताने वाली मुट्ठियों में लेते हुए कदरे दबाया। मरजान एकदम ही हाल में आई थी। हम कुछ गलत नहीं करेंगे लेडी रेड, सिर्फ लोगों को एक राह दिखाएंगे, उस पर चलना ना चलना उनका अपना फैसला है। इब्लीस भी राह ही दिखाता है मगर वो फिर भी बदनाम है। हजल उसके सख्त गिर तजिए पर महज सर हिलाकर रह गया। वो अपनी तवानाई उससे इज्जत में सर्फ नहीं कर सकता था। तुम्हें क्या बदनामी से डर लग रहा है? मरजान ने लब चबाते हुए उससे आंखें मिलाई, फिर निहायत ही आहिस्ते से गर्दन हिलाते हुए अपने खौफ का इकरार किया। ठीक है, फिर तुम्हारे हिस्से की बदनामी मेरी और मेरे हिस्से की कामयाबियां तुम्हारी। ऐसा नहीं होता। खजल होते हुए मरजान ने नाक चढ़ाई। तुम ऐसे वैसे को छोड़ो, ये बताओ मेरा साथ दोगी? मुझे क्या मिलेगा? एहसास और जज्बे को पशेपुश डालते हुए वो दोस्त मरजान शहीर से डॉक्टर मरजान शहीर के रूप में आई। तुम्हारी लालच नहीं मरेगी, पहले ये तो पूछ लो कि मुझे करना क्या है। वो गर्दन दाएं बाएं हिलाकर रह गया। तुम्हारे पास जो मरीज आते हैं उन्हें बस ये एहसास दिलाना है कि उनमें कमी है और खुद को कामिल करने के लिए उन्हें सर्जरी करवानी चाहिए। आते हैं ना तुम्हारे पास बॉडी डिस्मॉर्फिया, फोबिया, सेल्फ स्टीम के मरीज। कोई इंसान इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता कि किसी दूसरे की बातों में यूं आ जाए। हल्की आवाज़ बेजार लहजा। एहसास कमतरी एक लाइलाज मर्ज है बिनते शहीर, ये दीमक की तरह सारे वजूद को खा जाता है। तुम अपना तजर्बा सब पर मत मुसल्लत करो। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूंगा तबीबा। खड़े होते हुए मर्द को मरजान ने गर्दन उठाकर देखा।
बलोची में उसे खुदा हाफिज कहते हुए हसल वहां से हट गया। मगरिब के बढ़ते हुए अंधेरे में वो हसल की दूर जाते हुए पुश्त को देखती रही। उठते कंधे अमाल के बोझ से बेपरवाह थे। मरजान के अपने कदरे झुक गए थे। एबटाबाद पर छाए हुए बादल बारिश का अंदिया दे रहे थे। बाग से निकलता हुआ हसल सामियान जेब में मौजूद चश्मे निकाल रहा था जब फोन की थरथराहट महसूस करते हुए उसने इरादे बदले। बॉस, वो अब भी खामोश है। स्क्रीन पर जलते हुए पैगाम को देखते हुए सियासतदान ने गहरा सांस भरा, भवों को उचकाकर आसमान की सिमत देखा। गोया शिकायती निगाहें कह रही थी, क्या मुझे इस जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिल सकता? सर झटक कर ड्राइवर को अपनी मंजिल बताते हुए वो जीप में आकर बैठा। नीम दराज सा होते हुए उसके चेहरे पर उकताहट वाजे थी। चौकोर वसात और ढलते हुए छत वाले इस ऑफिस में एक चीज बेशुमार थी, पौधे। चौकन्ना से बैठी हुई सारा बिनते सलमान बस यही सोचती गई कि उसकी माँ यहाँ आ जाती तो पौधे देखकर खुशी से बेहोश हो जाती। उसके सामने कहवे का कप रखता हुआ मेजबान दूसरी जानिब आकर बैठा। हल्के सब्ज लिबास पर गंदमी स्कार्फ सर से बांधकर कंधे पर डालकर सारा की निगाहें कतार में रखे हुए पौधों पर ही रहीं। हमने आपको सस्पेंड किया था मिसेस सायरा, फायर नहीं। फिर आप हफ्ते से छुट्टी पर क्यों हैं? गोल चश्मे और मुख्तसर बालों वाले मोहनिस फरहत ने गुफ्तगू का आगाज किया। गहरा सांस अंदर लेते हुए सारा ने कहवे को अब भी हाथ नहीं लगाया। मैं बुग्स या बदले याद नहीं रखती सर, इतना कोई मेरे लिए अहम ही नहीं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं दोबारा उस जगह आ जाऊं जहां मेरी तजलील हुई थी। मैंने उस इदारे को इतने साल दिए हैं और उसके बावजूद मेरी तरफ ये कहानी सुने बगैर ही फैसला सुनाने के बाद भी आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं वापस आऊं? पहला जुमला सपाट अंदाज में कहते दूसरे में जज्बा झलक आए। सारा को हफ्ता पहले ज्वाइनिंग का नोटिस मौसूल हुआ था। आज बाकायदा बॉस की कॉल खुद आई थी। झुके चेहरे पर बेइख्तियार ही तेज पानी उंडेले जाने पर नींद में डूबे हुए ज़ुएब ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। गर्दन दाएं बाएं हिलाते उसने पानी की कई बूंदें उड़ाई। जब उसे कुर्सी हिलने की आवाज़ आई, दर्द की शिद्दत से चकराते हुए सर समेत उसने नजरें उठाई तो लकड़ी की कुर्सी कल वाले मकाम पर सजी हुई थी। धुंधले मंजर में उसे मर्द भी धुंधला सा दिखा। गुड मॉर्निंग, हजल सामियान ने बशासत से कहा। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं, सोचा तुम्हें बता दूं। कलाई में पहनी हुई घड़ी सीधी की। तुम्हें शुरू से वक्त ज़ाया करने की आदत रही है, मगर मेरा वक्त कीमती है। बता क्यों नहीं देते जो मैं पूछ रहा हूँ? आखिर रुबैद है किधर? घुटने पर हाथ रखे उसकी दस्तक देती हुई उंगलियां बेसब्र की अलामत थी। तुम्हें यहाँ कैद किए हुए 5 दिन हो गए हैं। अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। मालूम भी है कि तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे किस कदर तकलीफ होती है। मेरा दिल करता है कि मजबूरी की वजह से अपने ही भाई को अजियत देनी पड़ रही है। वो भाई जो मेरा खून है, वही भाई जो भूल चुका है कि खून दोस्ती से गाढ़ा होता है। ज़ुएब ने चकराते हुए सर को दीवार से लगाया। नगाहत से टूटते हुए हौसले के बावजूद वो मध्यम सा मुस्कुराया। घर में सबको क्या बताया है? किसी ने तुम्हारा पूछा ही नहीं। ये झूठ जहन्नुम में जाकर अपने ज्वारी बाप पर आजमाना। मैं अब तुम्हारे दाम से निकल चुका हूँ। अल्फाज गोया थूक के मानिंद दूसरे के मुंह पर मारे। मेरा बाप ज्वारी था तो तुम्हारा गद्दार। दोनों बेटों ने बाप का खून हूबहू लिया है, हजल फखर से बोला। मोहनिस ने कप प्लेट पर धरकर तनावज़दा सी खामोशी खत्म की। चले सुनाए अपनी तरफ की कहानी। सारा के हलक में शर्मिंदगी का गोला अटका। अपनी बेवकूफ़ाना हरकत सोचना दर्द सर था तो उसका जबान से इजहार करना जैसे अजाब। हमने उस वीडियो की फोरेंसिक करवाई तो मालूम हुआ वो जिस इदारे की है आपका शोहर वहाँ काम करता है। क्या वो वीडियो रुबैद ने आपको दी थी? अगर हाँ तो क्यों? सारा ने निगाहें चुराई। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो वहाँ का काफ़ी रेप्यूटेबल एम्प्लॉय है। फिर ऐसा क्या अनाद जो उसने बीवी के जरिए इदारे की वीडियो लीक करवाई? वो वीडियो मैंने हामदा मैम को दी थी ताकि वो आप तक पहुँचा सकें। मैंने रुबैद के लैपटॉप से चुराई थी क्योंकि मैं चाहती थी उस इदारे का नाम खराब हो। उसने एक सांस में झूठ सच सी कहानी गढ़ी। क्यों? क्या रुबैद किसी मसले में था और आप उसकी मदद करना चाहती थीं, या आप उसकी कामयाबियों से जलती हैं? दूसरे अंदाजे पर सारा के चेहरे पर बरहमी छा गई। कुछ देर तक ज़ुएब ने चार दीवारी में बिछी हुई प्लास्टिक की चादर को देखता रहा। तुम्हें सब कैसे मालूम हुआ? मैंने तो हर कदम फूंक फूंक कर रखा था। मुस्कुराते हुए हजल कुर्सी पर आरामदेह होकर बैठा। तुम्हें हमारी वो प्लांट की वीडियो याद है जो मैंने दी थी ताकि हम मिसिस रुबैद को प्लांट की खराबी पर यकीन दिला सकें? ज़ुएब के चेहरे पर नासमझी आई। वो वीडियो जाली थी,
ایسا کوئی واقعہ ہماری فیکٹری میں کبھی ہوا ہی نہیں. سب کچھ میں نے اسٹیج کروا کر صرف ایک کاپی رکھی تھی جو کہ تمہارے پاس تھی. آخر وہ نیوز تک گئی کیسے؟ سارا چرا بھی تو سکتی تھی. وہ چھت کو دیکھتے ہوئے مسرور ہوا. یقیناً اس نے چرائی ہی ہوگی، تبھی اوقات یاد کروانے کے لیے اس کے گھر کچھ مہمان بھیجنے پڑے. زویب نے دھیرے سے گردن سیدھی کرتے ہوئے حضل کی آنکھوں میں دیکھا. اور میری خوش قسمتی دیکھو، ڈھونڈنے سے کچھ نہیں گیا مگر مل سب گیا. ایک نقلی فون جس میں صرف تمہارا نمبر محفوظ تھا، تمہارا بیان جو اس عورت نے ہر جگہ ریکارڈ کر رکھا تھا، میرا کام آسان کر دیا. اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے بعد اس عورت کا خصوصی شکریہ ادا کر کے آؤں گا. تم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ زویب کے لہجے میں ہلکا سا تنفر تھا. فی الحال تو زیادہ کچھ نہیں کیا، ہاں البتہ تمہارے ساتھ میں کافی کچھ کر سکتا ہوں اگر جو تم نے تعاون نہ کیا. جیسے کہ جان سے مار دو گے کیا؟ حضل آسودگی سے مسکرایا. تم میری حفاظت میں ہو، خود کو کیسے مار سکتا ہوں؟ زویب ٹھہر سا گیا. بھائی کے لفظوں کی گہرائی سمجھی تو جسم میں رہی صحیح توانائی بھی کہکے کی صورت آزاد ہوئی. تمہاری پیدائش سے اچھا تھا سو خنزیر پیدا ہو جاتے. ہنسی قابو میں کی تو آنکھیں چھت سے جا لگی. چھوٹے کٹے ہوئے بال پچھلے دن سے کچھ بڑھ گئے تھے، تھوڑی کا زخم داڑھی تلے چپ گیا تھا. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے سر، مٹھی بھیج کر بولا گیا. افسوس کہ آپ کے ذاتی معاملے نے میرا بہت نقصان کیا ہے، کیونکہ وہ CCTV فوٹیج اسٹیج تھا. ایسا کچھ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. صرف جھوٹا ثبوت بنانے کے لیے انہوں نے عملے کے لوگوں سے کام کروایا تھا. سارا کی حیرت غصے میں بدلی. یعنی زویب نے واقعی مجھے دھوکہ دیا ہے؟ میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں مسز سارا، کیا ربیع جزاز کسی مسئلے میں ہیں؟ سارا لب چباتے ہوئے خاموش ہو گئی. میں نے بھی نیوز دیکھی ہے، میں آپ کے شوہر کو کافی سالوں سے جانتا ہوں، مجھے یقین ہے وہ قتل نہیں کر سکتا. اتنے دنوں میں یہ وہ پہلا شخص تھا جسے اس کے شوہر پر اعتبار تھا. گھر میں تو اپنا خون ساتھ دینے سے انکاری تھا، اور ایک یہ غیر. سارا کے دل میں ایک خیال آیا اور چند لمحات غور فکر کرنے کے بعد اس کے زبان سے ایک جملہ ادا ہوا. کیا وہ آپ سے بھی ملا تھا؟ آخر کس بات کے انتظار میں ہو تم؟ اپنا نہیں تو ارزان کا سوچو. زویب نے یکدم آنکھیں مکمل واقعی. دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے حضل مسکرایا. میں 2 دن کے لیے ملتان جا رہا ہوں، 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس. اگر ربیع کا پتہ نہ بتایا تو اس سے اگلے روز ارزان کے ساتھ جو بھی ہوا اس کے مجرم تم ہو. وہ تمہاری بھی بہن ہے. وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے قابو سے باہر ہوا. غلط، نہ تو اس سے ہم دونوں کا خون ملتا ہے اور نہ خاندان. کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنا لباس جھاڑا. وہ اصلی ارزان نہیں، کیونکہ اصلی والی تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا. کیسا راز تھا اور کہاں کھل رہا تھا؟ زویب نے ان کے پیروں سے زمین کھسکی تھی تو اب آسمان نے شعلوں کی بارش بھی کر دی تھی. ذہن میں حضل کے الفاظ گونجنے لگے تھے اور دل نے ایک ہی سوال کیا تھا، کیا وہ اس راز کو نگل جائے یا بوجھ بانٹ دے؟ مونس چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا اور کمرے کی سیف میں سے ایک بھورا لفافہ نکال کر اس تک لایا. یہ کل مجھے میرے گھر پر موصول ہوا تھا. لفافے میں موجود سامان باہر نکالتے ہوئے سارا کی حیرت میں اضافہ ہوا. وہ ایک جامن کے درخت کی تصویر تھی جس کے پیچھے کچھ درد تھا. اس سے پہلے کہ سارا اس لکھائی کو سمجھتی، اس نے پہچاننے میں جلد بازی کر دی تھی. یہ اس کے شوہر کی لکھائی تھی. کوئی پتہ تھا جس کے ساتھ تاریخ اور وقت درج تھے. اندر ایک پیغام بھی موجود ہے. مونس کی بات پر سارا نے لفافہ جھٹکے سے الٹایا. اندر سے ایک ننھا سا اسٹیکی نوٹ نکلا تھا. سارا بنت سلمان کی بس میں ہوتا تو ابھی فوٹ فوٹ کر رو دیتی. اس کی مراد ایسے بشر کی تھی جسے جہنم سے نکالنے کے بعد رحمتوں کی نوید سنا دی گئی ہو. تم ایسے کیوں ہو؟ باہر کی طرف جاتے ہوئے مرد کے قدم ٹھہرے. اتنے مکار، اتنے فتنہ پرست، کوئی انسان ہر مقام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کیا تم کسی کے ساتھ بھی سچے ہو؟ تم ایسے کیوں ہو؟ اس قدر بے وقوف، نرم دل، جذباتی سے؟ مقابل نے طنز کیا. میری فطرت بچپن سے ہی یوں ہے. تم یوں نہیں تھے لالا، تم ایسے کب ہوئے؟ بیڑیوں سے جکڑے ہوئے مرد میں جارحانہ ہونے کی بھی ہمت نہ رہی تھی. کیا تب جب تمہارے ماں باپ نہیں رہے تھے، یا تب جب لوگ تمہیں ان کے ناکامیوں کے ذریعے یاد رکھتے تھے؟ تم اتنے ظالم کب ہوئے؟ نظروں کا زاویہ پھیر کر دور کھڑے ہوئے کتھئی آنکھوں والے مرد کی جانب آؤ. عین اس کے چہرے کے قریب رکتے ہوئے آنکھوں میں جھانکو جہاں جواب درج تھا کہ کیا ظلم کرنے کے لیے وجہ درکار ہے؟ سوزی آنکھ والا مرد سناٹے کی زد میں آیا. اور اگر وجہ ضروری ہے
तो मैं अपने हक में कहूँगा कि ये सब जायज़ है। इसके बगैर मैं नामुकम्मल हूँ। अगर ये सब छोड़ दिया तो खुश तो दूर, मैं जिंदा भी न रह पाऊँ। ज़ोएब चंद सानिये बेयकीनी के मारे कुछ बोल ही ना पाया। तो क्या तुम ये सब बेमकसद कर रहे हो? कोई बदला, कोई लालच, कोई मजबूरी, कुछ भी नहीं? खुदा ने सब इंसानों को एक तरीके से पैदा किया और फिर उन्हें मुख्तलिफ हुनर से नवाज कर एक जैसी ख्वाहिशात दे दी ताकि कुदरत का निज़ाम चल सके। मुझे शोहरत और नामवरी की चाह है और मेरा हुनर मक्कारी और धोखाधड़ी है। अब तुम बताओ, मैं अपनी ज़रूरियात और किस तरह से पूरी करूं, जबकि खुदा ने मुझे बनाया ही यूं है। नीले और सफ़ेद कुर्ते शलवार वाला मर्द कैदी के आगे एक घुटना रख कर बैठा। तुम्हारे पास सब है हाजल, तुम फिर भी क्यों छीनते हो? तुम चाहो तो तन्हा अपना इदारा खोल सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, हवेलियों में रह सकते हो, ज़मीनें खरीद सकते हो। फिर क्यों तुम अपनी खाला, मर्जान, अपने दादा, अपने खानदान, इन सब का नुकसान कर रहे हो? हसन ने बेफिक्री से कंधे उचका दिए। मैं खुलेआम सब करूंगा तो मेरी शोहरत छिन जाने का खतरा है। मुल्क डूबता है तो लान तान बादशाह को मिलती है, उसके करीबी वजीर को नहीं। ये सारे लोग डूब जाएं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मैं डूब गया तो खुद को कैसे ढूंढूंगा? ज़ोएब तमस्कर से हंसा। तुम सिर्फ बिच्छू हो, पैरासाइट भी हो। दूसरे का खून निचोड़कर अपना सेरो बढ़ाते हो और फिर जब वो किसी काम का न रहे तो अगले की तलाश में निकल पड़ते हो। आकाश बेल पैदा करने वाला भी खुदा ही है, यकीनन उसके पीछे भी कोई हिकमत ही होगी। पिस्ता छत वाले उस दफ्तर में असर की रोशनी फैलते पौधों पर छाव गिर रही थी। साराह की प्यासी निगाहें उस पैगाम को अब तक हिफ्ज कर चुकी थी। मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूंगा ज़रकिया। उसे मालूम भी ना हुआ कब आंखें भीगी, कब आंसू गाल पर फिसला और कब कतरा कतरा कागज को भिगो गया। क्या सब पहले जैसा होने वाला था? आपको कैसे मालूम ये मुझे भेजा गया है? सारा ने गीला चेहरा उठाए बगैर पूछा। कोरियर पर आपका नाम, पता और नंबर दर्ज था। जब मैंने भेजने वाले को कॉल की तो उसने कहा कि अपनी नाइंसाफ़ी का अजाला करने का मौका मिला है तुम्हें। कल अपने ऑफिस में बुलाकर ये मिल्कियत जिसकी है उसे दे देना। कौन सा नंबर? वो भी इख्तियार ही हुई। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की मगर नंबर वजूद नहीं रखता। तशवीश में मुब्तला औरत के दलाइल भूले, जर ज़ाया हुए। वो कहाँ कहाँ से उसके लिए हिफाजती इक़दामात करके गया था। सारा समझ ना सकी रश्क करे या बदगुमान हो। तुमने एक इंसानी जान ली है सामियान, किसी की औलाद मारी है। आंखों से नफरत टपकी थी। तुमने भी एक इंसानी जान ली है नैन, किसी की औलाद मारी है। ज़ोएब की यकदम रुकती हुई जबान पर हजल का कहका दर दीवार में गुंजा था। मैंने कहा ना, हम दोनों भाई एक से हैं। दोनों को अपने गुनाहों पर कोई पछतावा नहीं। मैं मानता हूँ कि तुमने कम उम्री में अपने माँ बाप खो दिए थे। किसने कहा कि मैंने कुछ खोया था? हजल को सारी मुलाकात में पहली मर्तबा हैरत हुई। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तन्हा छोड़ दिया था। ऐसा ना हुआ होता तो मैं कभी इतना कामयाब ना होता जितना आज हूँ। तुम कामयाब हो? जख्म जख्म चेहरे वाले मर्द ने होठ का किनारा उठाया। अगर कामयाबी इतनी डरपोक होती है कि दूसरों के पीछे छुपी रहे तो लानत हो ऐसी कामयाबी पर। हजल मुस्कुराया और फिर ज़ोएब का चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए उसका माथा चूमा। फी अमानिल्लाह छोटे भाई। हशर बशात सा वो मर्द उठकर वहां से चला भी गया था मगर ज़ोएब ने कई सानियों तक ना हिल सका। हजल का लम्स दीमक बनकर उसके वजूद पर फैल गया था और वो जिसके जाहिर से खून रिस रहा था अब बातिन भी जख्मी हो गया। बिल आखिर 4 दिन बाद सब कुछ खुल चुका था। ताजदर के मकीनों के लिए ये ऐसा था जैसे अंधेरी कैद से निकलते मुख्तसर उजाले में आना। उन 3 दिन में उन्होंने सब देखा सिवाय सुकून के। उसी घर के एक सख्त दिल मकीन इस वक्त हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मौजूद थी। ओपीडी वार्ड में बैठे हुए वो एक बच्ची के हाथ का मुआयना करके अब उसकी दवा की पर्ची बना रही थी जब साथ रखी हुई एक्सटेंशन बज उठी। मेरे ऑफिस में आए डॉक्टर मीना। अब्दुल जब्बार ने हुक्म सादिर करके सिलसिला कॉल ख़त्म कर दिया। कुछ ही देर में तुम गुलाबी शलवार कमीज पर सफ़ेद कोट पहने हुए एक डॉक्टर को लिफ्ट से निकलते हुए अपने उस्ताद के दफ्तर में दाखिल होता हुआ देखोगे। मैं आई कम इन? आगा मीना की लाताल्लुक निगाहें बिला इरादा ही अब्दुल जब्बार के सामने बैठे हुए औरत तक गई। इजाज़त तलब करते हुए अल्फाज हलक में ही एकदम घुट गए थे। सारा सीमगी की कैफियत में फैलती हुई आंखें लिए हुए वो अब तक आधे वा दरवाजे में खड़ी थी जब औरत ने पलटकर उसे देखा। यही है हाजरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, रेजिडेंट डॉक्टर आगा मीना।
हाजरा दिलदार ने उसे सर पर से पैर तक एक गहरी निगाह डालकर भी चेहरा न फेरा। मरे मरे कदम भरकर आगे आते हुए मीना के चेहरे की रंगत अब तक उड़ी हुई थी। हाजरा के अंदर तक उतरती हुई निगाहें उसको सर झुकाने पर मजबूर किए हुए थी। ये महज 23 साल की है, इतनी कम उम्र में भी रेजिडेंट कैसे बन गई? क्योंकि वो काबिल है, उसका तालीमी रिकॉर्ड शानदार है और पेशावर से ये जिन डॉक्टर्स के साथ काम करके आई हैं वो सब भी मिसिज मीना की जहानत की तारीफ करते हैं। हाजरा ने आन की आन में सर झुकाकर बैठी हुई लड़की पर नजर डाली। जब उसे मालूम हुआ था कि मीना ने रजाकारी पेश की थी तो हाजरा ने तफसीली रिकॉर्ड निकलवाया था। उसकी छठी हिस्स दुरुस्त निकली। ये लड़की रुबैद जुज्जाज के खानदान से थी तो उसकी ख्वाहिश के पीछे कोई संजीदा वजह जरूर होगी। अपने जहन में वो एक पुरएतमाद और निडर लड़की का खाका बनाकर आई थी। ये सामने वाली उस पर बिल्कुल नहीं उतर रही थी। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है कि तुमने उस पार्टनरशिप के लिए वॉलंटियर किया है, क्यों? मीना ने एक निगाह दुबले पतले से डॉक्टर पर डाली और दूसरी हाजरा से मिलाई। जैसे कि सर ने कहा है मैं काबिल हूँ। सर ने जो कहा है मुझे उससे गर्ज नहीं, जो तुम्हें लगता है वो बताओ। हाजरा ने डोटोक अंदाज में उसकी बात काटी। मीना ने थककर एक गहरा सांस लिया और इस मर्तबा जब सिया आंखें उठी तो उनमें अज़म था। क्योंकि मुझे अपने कदम जमाने हैं। मैं यहाँ सिर्फ मजदूरी करके मरने के लिए नहीं आई। मुझे मकाम चाहिए, पैसा, ताकत, सब, और जल्द अज जल्द चाहिए। और मुझे लगता है इस मौके के जरिए मैं अपनी ख्वाहिशात के कुछ करीब हो जाऊंगी। हाजरा ने हथेली तले गाल टिकाते हुए दिलचस्पी से भवें उचकाई। आई डोंट वॉन्ट टू एग्जिस्ट, आई वॉन्ट टू ऑन। तुम्हारा शौहर भी तो वहीं काम करता है, क्या उसके इर्द गिर्द रहना चाहती हो? हाजरा आपकी महसूस लगती थी। क्या आपने इस नियत से मलिक दिलदार के साथ काम शुरू किया था? चाय उठाती हुई हाजरा बेइख्तियार झटकी। दरअसल मुझे आप दोनों की कहानी काफ़ी एडमायरेबल लगती है। एक शादीशुदा जोड़े ने कैसे मिलकर अरबों के कारोबार की बुनियाद रखी थी। आप दोनों पावर कपल जैसे हैं? हाजरा का धड़कता हुआ दिल लोहे की सिल तक आया। पहली मर्तबा कोई उसकी जहानत की वैसे ही लाज रख रहा था जैसे उसके लिए अहम थे। मुझे लगता है तुम मुतमईन हो गई हो। ये आगा है और मेरा दूसरा स्टूडेंट, मेरा भांजा याकूब, उसको रहने दो। हाजरा ने सहूलत से टोका। आइल ओनली हायर हर। आगा का वजूद रुई से हल्का हुआ और बेयकीनी कांपते हुए हाथों से वाजी हुई। क्या सब कुछ इतना आसान था? हाजरा उठकर उसके करीब आई और एक कार्ड बढ़ाया। मैं जहानत की मदा हूँ और ज़हीन लोगों को करीब रखना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा कार्ड है, वक्त पड़े तो कांटेक्ट करना। आगा मीना का दिल किया वो खुशी के मारे ज़मीन पर ढह जाए। कार्ड लेते हुए वो अभी मुसर्रत की कैफियत से गुजर रही थी जब बेक वक्त 2 फ़ोन बजे। यहाँ मीना ने अपना निकाल कर कान से लगाया। वहाँ हाजरा ने दफ्तर से निकलते हुए कॉल सुनी। कुछ लम्हात के लिए हालात मामूली रहे और अगले ही पल दोनों अपनी जगह पर बेइख्तियार डगमगाए। दूसरी जानिब से कुछ भी सुनने से कबल क्या यक बारगी 2 हैरान आवाज़ें साथ आईं। हाजरा दिलदार दरवाजे के साथ खड़ी हुई धचके की हालत में थी और आगा मीना पीछे बैठी हुई इस्तेजाज की जद में। इस जिंदगी में कम अज़ कम वो सुकून को मुकम्मल महसूस नहीं कर सकते थे। उसके सब्र का भी सब्र अब जवाब दे चुका था। तेजी से टांगे झलाते हुए माहिल सरबराही कुर्सी पर बैठी हुई उजाला नाज को देखता गया जो आधे घंटे से लैपटॉप में मगन उंगलियां चला रही थी। माहिल का इस्तीफा मेज पर धरा था, अब तक अनछुआ था। सब्र से काम करते हुए लड़के ने पहलू बदला और फिर एक आखिरी तादीबी निगाह अपनी अफसर पर डालकर उठ खड़ा हुआ। आप मसरूफ हैं मैम, तो फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। तुम शॉर्ट लीव पर जा रहे हो क्या? शीशे का दरवाज़ा धकेलने ही वाला था जब पीछे से पुकार आई। उजाला की नज़र अभी भी स्क्रीन पर थी। नहीं, HR के पास, अपने वर्क डेज क्लियर करवाने। मगर क्यों? बिल आखिर कीबोर्ड से हाथ खींचते हुए उसने महिल को देखा। मैंने तो तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। जिस बर्दाश्त का इजहार महिल जुज्जाज ने इस वक्त किया था उसके अगले पिछलों को भी गुस्सा माफ हो जाना चाहिए। बैठो। चंद लम्हात बाद उजाला ने दीवार के साथ लगे हुए सोफे की जानिब इशारा किया। खाकी बटन शर्ट और सब्ज टाई पहने हुए मर्द ने मुंह बनाया और बैठा। तुम्हें यहाँ आए हुए महीना ही पूरा हुआ है, अभी से हार मान ली या कहीं और सिफारिश मिल गई है? नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? आपको तो खुशी से पूरे ऑफिस में मिठाई बांटनी चाहिए, मुझ जैसे सिफारिशी से जान छूट रही है। अपने भाई की वजह से भाग रहे हो? महिल की रंगत निचोड़कर सफ़ेद हुई और बेजारी जाइल उसने बामुश्किल पहलू बदला। बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली पर मुश्किल वक्त आया है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की होती है। अपनी रोजी को खुद से ही लात मत मारो वरना पछताओगे। महिल तंजन मुस्कुराया।
आम दुरुस्त थी मैम, सिफारिश पर बनी हुई जिंदगी और मुफ्त का मिलाने वाला दोनों ही रास नहीं आते। उजाला को वो हर वक्त मायूसी में रहने वाला लड़का आज मलाल में मुब्तला लगा। मैं आपको अपने मसाइल नहीं समझा सकता और ना ही अपनी मजबूरियाँ, बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे लेटर को जल्द से जल्द अप्रूव करवा दें। मैं अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकता। मुझे नहीं लगता कि हजल तुम्हें यहाँ से जाने देगा। इस इतला पर महिल छिटका। उसी ने ही मुझसे कहा था कि तुम पर काम का बोझ बढ़ाऊं और नाइट शिफ्ट करवाऊं और पिछले रिकॉर्ड्स चेक करवाऊं ताकि तुम बेजार होकर ऑडिट डिपार्टमेंट छोड़ दो और सीईओ के साथ काम करने पर मजबूर हो जाओ। महिल को वो दिन याद करने की जरूरत ही नहीं थी। अपनी तजलील का हर वाकया उसे अजबर रहता था। हर कड़ी सुलझती गई और मर्द की उलझनें कमजोर पड़ गईं। हजल सामियान जाल में जकड़कर घेरा तंग करता था और अरसे से तैयार करदा जहर ये ढंग से मुकाबिल का किस्सा तमाम कर देता। वो पैसों की रोशनी, मसनूई फिक्र, गैर जरूरी ख्वाहिशात, इस सब के पीछे वजह रोज़े अव्वल से साफ थी। महिल ने हर वो घड़ी दोहराई जो उसका जाल थी और जिस लम्हे जहर उस पर आजमाया गया था वो अभी उस गायब दिमाग कैफियत में बैठा हुआ था जब उसने उजाला को हड़बड़ाकर बाहर की जानिब भागता हुआ देखा। महिल ने ताकुब में सर घुमाया और बाहर देखती हुई अफरा तफरी पर उसके सर पर लगी और तलवों पर बुझी। क्या हजल सामियान अपना जाल उस पर तंग कर चुका था? मेरा शेर बेटा। नीली सतूनों की कोठी के बाहर से झलकते हुए आम के पेड़ को देखते हुए वो पुश्त पर से आती हुई आवाज पर पलटा। मेहराब खक अपने बाजू वाक किए हुए उसके इस्तकबाल को आ रहे थे। शेर और जवान तो आप हैं जिसने एक ही बाजी में पिछले सारे रहनुमाओं के वोट गिरा दिए हैं। बगलगीर होकर दादा के घेरे में चलते हुए उसने मुस्कुराकर तौसीफ की। उजले सफेद शलवार कमीज और सोने की घड़ी वाले ज़ईफ मर्द ने मसरूर सा होकर कहका लगाया, ये सारा कमाल तुम्हारी उस भेजी हुई औरत का था। मुझे तो जानकर हैरत हुई कि इतने बड़े सियासी खानदान की बेटी सियासत में क्यों ना गई। सफेद कुर्ता शलवार और आसमानी कोट वाला मर्द दादा की मईद में चलता हुआ हवेली के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों तक आया। वैसे तुम जानते कैसे हो उसे? गाड़ी का दरवाजा बुजुर्ग के लिए खोलते हुए वो मध्यम सा मुस्कुराया। काफी साल पहले जब बाहर पढ़ने गया था तब मुलाकात हुई थी। मेरी दोस्त की बीवी होती थी मगर कुछ अनबन के बाद तलाक हो गई। वो मेरा दोस्त जरा हल्के घर का था। सफेद लैंड क्रूज में बैठते हुए हसल अब हवेली को दूर जाता हुआ देख रहा था जहाँ से उसे जिला वतन करके ताउम्र के लिए निकाल दिया गया था। वहीं अब वो साल में दूसरी दफा मौजूद था। पिछली मर्तबा मुल्तान आने पर उसे मेहमान खाने के करीब भी भटकने न दिया गया था और आज वो हक से घर के मरकजी हिस्से में दाखिल हुआ था। यहाँ हर इंसान खुदगर्ज है मगर फिर भी गुनहगार हम जैसों को समझा जाता है। वो सोचकर मुस्कुराया। तुमने सही कहा था लड़के, पहले इलाकाई इलेक्शन जीत लो फिर सूबाई का रुख करेंगे। मेरे पास एक मशवरा है दादा, आपकी सीट और पक्की करने का। पोते के जवान हाथ पर मेहराब खक की गिरफ्त वैसी ही रही। मेरी कंपनी मुल्क की काफ़ी सरकारी अस्पतालों में और अफलास से भरपूर इलाकों में कम दाम पर दवाइयाँ भेजती हैं। अगर आप अपने ज़ेरे इंतज़ाम पसमानदा इलाकों में एक फलाही तबी प्रोग्राम शुरू करें जहां दवा मुफ्त मिले तो आपके वोट बढ़ जाएंगे। मैं आपको कम दाम में दवाइयाँ भेज दूंगा। आप लोगों को यही कहना कि मेरी जानिब से मुफ्त है। मेहराब के बस में ना था अपने दानिशमंद पोते का माथा चूम लेते। उसके हाथ को मोहब्बत से भीजते हुए जमींदार की आंखों में खुशी के आंसू आए। तुम गोहर हो हजल, चमकता हुआ हीरा। ना जाने इतने साल कहाँ छुपे थे। आप ही ने रिश्ता खत्म किया था दादा, वरना मैं तो आज भी आपसे पहले दिन जैसी मोहब्बत करता हूँ। मेहराब ने शर्मिंदगी से नजरें चुराई। गहरे सब्ज अद से लगाए हुए हजल जानता था आगे क्या होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो बाप की सजा बेटे से ले ली। दादा का कंधा हल्का से सहलाते हुए हजल ने गाड़ी का बोझल माहौल कम करना चाहा। जलसे के मैदान में उतरते वो लोगों का रेला दूर से देख सकता था। अभी वो उतर ही रहा था जब नारों का शोर बुलंद हुआ और उसकी हैरत की इंतहा ना रही थी। जब ये मेरे नाम के नारे क्यों लगा रहे हैं? यहाँ सब जानते हैं कि तुम इनके रहनुमा के दिल अजीज हो। ताजुब से मुस्कुराते हुए हजल ने तायराना निगाह आवाम के झुंड पर डाली। ये बढ़ती शोहरत और तौसीफ हर मुश्किल पर भारी थी। मुझ पर जवाल नहीं आएगा। दादा के शाना बशाना चलते हुए वो मुस्कुराकर लोगों से हाथ मिला रहा था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और अभी तो सिर्फ हजल की ही मक्कारियाँ चल रही हैं। मतलब वो शुरू से ही अच्छा तो दिखाया नहीं था, बुरा दिखाया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। और आगा को और हाजरा को एक ही वक्त पर कॉल आई है, तो पता नहीं अब क्या हो गया है। और मैं इतनी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ हजल को लेकर कि जब वो
مطلب چور کو بھیج کر اس کے پورے گھر کی تلاشی کروا سکتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کوئی ریکارڈنگ تھی اور وہ لے گیا ہے، جو کہ سارا نے کتنی جگہ چھپائی تھی، تو وہ لے گیا ہے، اور شاید اسے معلوم بھی ہے کہ اور بھی ہوں گی ریکارڈنگ، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی وائس ریکارڈر وغیرہ ان کے گھر میں لگوا کر چلا گیا ہو، یا پھر ان کے ہاتھوں لگوا دیا ہو، یا پھر اب یہ چیکنگ کرنے آئے ہیں تو شاید پولیس والوں کے ہاتھ لگوا دیا ہو، کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ایسا بھی کر لیا ہو، کیونکہ پھر اس کے بعد ہی وہ مرجان کے پاس گیا تھا، اور شاید ان کی بات سن کر گیا ہو۔ مجھے مرجان کا ڈر تھا کہیں کوئی بیوقوفی نہ کر دے، اور شکر ہے اس نے نہیں دکھائی اتنی بیوقوفی، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہو حسن کو مرجان کے بارے میں، کیونکہ وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے مرجان کی، تو اس کے گھر پر آیا تھا فیروز اور اسے کیسے پتہ نہیں چلا، تو یہ تھوڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے، ورنہ وہ سب کچھ پتہ رکھتا ہے مرجان کے بارے میں، باہر کی میٹنگ ہوئی تھی تب معلوم تھا اسے، لیکن اب وہ گھر میں آیا ہے تو کیسے معلوم نہیں ہے اسے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نوکرانی بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ربید نے جو میسیج بھیجا ہے مطلب سارا کے لیے، وہ ربید نے دیا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اب تک چھپا ہوا تھا، تو اب کیسے دے سکتا ہے، یا پھر نہیں دیا، یہ بھی کوئی حزل کا ہی پلاننگ ہو۔ تو مجھے اب کہیں بھی کچھ بھی اچھا ہو بھی رہا ہے تو مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہاں یہ اچھا ہے، اس میں بھی مجھے حزل کا ہی کچھ لگ رہا ہے، باقی دیکھتے ہیں۔ اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایپیسوڈ بتانا ضرور، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔